हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस क्लास के अंदर मैं आप सभी के लिए बीपीएससी 146 का जो आपका पेपर है, संघर्ष समाधान और शांति स्थापना के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ जो कि आपके दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगी कि हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरी स्क्रीन पर पहला जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, जिसमें आपको बताना है कि सापेक्ष आभाव का जो सिद्धांत है वो क्या है, इसकी आपको पूरी व्याख्या करनी है। तो सापेक्ष आभाव का सिद्धांत यह विचार प्रस्तुत करता है कि संघर्ष और असंतोष तब उत्पन्न होते हैं जब किसी समूह या व्यक्ति को लगता है कि वह अपने आसपास के अन्य समूह या व्यक्तियों की तुलना में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से वंचित है। तो जब किसी भी व्यक्ति को ये लगेगा कि वह वंचित है, जब वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेगा, तो वहाँ पर जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी और उस व्यक्ति के अंदर असंतोष उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर बात आती है तुलना करने की। तो जब भी वो तुलना करेगा अपनी दूसरों के साथ, तो उसके अंदर जो है संघर्ष उत्पन्न होगा और असंतोष उत्पन्न होगा या असमान स्थिति में है। तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी को अपनी स्थिति में कोई वास्तविक कमी नहीं भी हो, अब यहाँ पर क्या है कि वो व्यक्ति जो है उसको रियल में कोई कमी नहीं है, पर जब उसने कंपेयर किया अपने आप को दूसरों से तो उसे कमी दिखने लग जाएगी। तो लेकिन वह यह महसूस करता है कि अन्य लोग क्या हैं, उससे बेहतर स्थिति में है। तो यह सापेक्ष अभाव का सिद्धांत होता है जो उसे असंतोष और संघर्ष की ओर प्रेरित करता है। अब यहाँ पर इसके तत्व क्या क्या हैं? तो इसका जो पहला तत्व है वह है सापेक्ष अभाव है। तो यह तब महसूस होता है जब व्यक्ति या समूह अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं की तुलना में कम हासिल करते हैं। तो यहाँ पर वो जो व्यक्ति है उसकी जितनी इच्छा है, जितना उसने सोचा था, जितनी उसकी अपेक्षा थी, उसके कंपैरिजन में वो क्या करते हैं, कम हासिल करते हैं। ठीक है। तो विशेष रूप से उन लोगों के साथ जो उन्हें समान मानते हैं। तो वो लोग जो उन्हें समान मानते हैं उनसे जब वो कम हासिल करेंगे तो उन्हें क्या होगा, अगर वो मानता है कि वह व्यक्ति मेरे समान है, पर फिर वो देखता है कंपैरिजन करने के बाद कि उसके पास उतना नहीं है उसकी तुलना में, तो ये सापेक्ष अभाव है, संघर्ष का कारण बन जाता है। तो जब कोई समूह अपनी स्थिति को दूसरों से कमजोर महसूस करता है तो यह संघर्ष हिंसा या विद्रोह का कारण बन सकता है। तो इसका उदाहरण दिया हुआ है कि यदि एक समाज के एक वर्ग को लगता है कि उनके पास समान अधिकार और अवसर नहीं है जैसे कि अन्य वर्गों के पास हैं, तो यह सापेक्ष अभाव की स्थिति पैदा कर सकता है जो सामाजिक असंतोष और संघर्ष को भी जन्म देते हैं। तो इस तरह के संघर्षों का उदाहरण 1960 के दशक में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन है, जो कि इस संघर्ष का उदाहरण है। और दक्षिण अफ्रीका में जो अपार्थीड के खिलाफ संघर्ष हुआ था, रंग भेद के खिलाफ, वो भी इसका एक उदाहरण है। फिर यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस है, आप सभी को पता है कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी स्थापना कब हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की जो वॉर्स हैं उन्हें रोका जा सके। तो संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है और इसके कई प्रमुख कारण हैं। क्या क्या इसके कारण हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला कारण है वह क्या है, शांति की स्थापना करना। तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन जैसे कि पीस कीपिंग फोर्स, तो संयुक्त राष्ट्र के पास एक फोर्स है जिसका नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है, पीस कीपिंग फोर्स रखा हुआ है। ये जो फोर्स है, जहाँ पर भी संघर्ष हो रहा होता है वहाँ पर ये इस फोर्स को भेजते हैं ताकि शांति को बनाया रखा जा सके। ये मिशन तब गठित होते हैं जब दो या दो से अधिक देश या गुट के बीच में हम क्या देखते हैं, संघर्ष होता है। तब संयुक्त राष्ट्र क्या करता है, अपनी पीस कीपिंग फोर्स को वहां पर भेजता है और संयुक्त राष्ट्र शांतिपूर्ण समाधान लाने के लिए मध्यस्थता भी करता है। तो 1990 में कुवैत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत और इराक के बीच शांति बनाए रखने के लिए शांति सैनिक भेजे थे। ठीक है। तो जो कुवैत युद्ध हुआ था वहां पर इन्होंने अपने शांति सैनिक भेजे थे। फिर इसका दूसरा काम होता है राजनीतिक मध्यस्थता करना। तो राजनीतिक मध्यस्थता ये कैसे करता है, समूहों के बीच में वार्ता या फिर समूहों के बीच में समझौते करवा कर ये
क्या करता है, राजनीतिक मध्यस्थता का काम करता है। इसके द्वारा संघर्षों में पक्षों के बीच बातचीत और सहमति स्थापित की जाती है। उदाहरण स्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में बोस्निया और जो ये आपका हर्जगोविना है, इनके बीच में संघर्ष हुआ होगा, तो यहाँ पर उन्होंने एक D10 समझौता करवाया था। इसके जरिए शांति स्थापना करने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर होता है संकट का प्रबंधन करना। तो संयुक्त राष्ट्र संघर्ष की पूर्ववर्ती और पश्चात स्थिति में सक्रिय होता है। यह उन देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रशासनिक तंत्र का पुनर्निर्माण करता है जहां पर युद्ध या संघर्ष हो चुका होता है। तो यहाँ पर आती है बात संकट प्रबंधन की। अब किसी भी देश में जब संकट हुआ, वहां पर युद्ध हुआ, तो उसके बाद की जो स्थिति होती है उसको ठीक करने में जो हेल्प ये करता है, क्राइसिस मैनेजमेंट में जो है संयुक्त राष्ट्र हेल्प करता है। फिर आता है कि शांति की स्थिरता केवल सैन्य उपायों से ही नहीं बल्कि मानवाधिकारों और आर्थिक सामाजिक विकास से भी जुड़ी होती है। तो इसी वजह से जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है उसने UNDP जैसे जो संगठन है वो बना रखे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह ये चलाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो संघर्ष है वो केवल सैनिक शक्ति है उससे नहीं रोका जा सकता। अगर व्यक्तियों को मानवाधिकार मिलेंगे और व्यक्तियों का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा तो संघर्ष की जो स्थिति है उसे कम किया जा सकता है। अब यहाँ पर इसकी मुख्य चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही हमेशा प्रभावी नहीं हो पाती, खासकर जब सुरक्षा परिषद के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके बीच असहमतियाँ हो। तो यहाँ पर जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें आपका रशिया है, चाइना है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस है। तो जब परमानेंट मेंबर्स के बीच में किसी नीति को लेकर टकराव हो जाता है तो यहाँ पर हमें क्या देखते हैं हम कि चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर अगला है आपका शांति निर्माण की जो मुख्य विशेषताएं हैं उन पर आपको चर्चा करनी है कि जब हम शांति निर्माण करने जाते हैं तो क्या क्या आपके वेरियस स्टेप्स रहते हैं वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि संघर्ष का जो मूल कारण है वह क्या है, और हमेशा संघर्ष के मूल कारण के समाधान करने पर जोर देना चाहिए। तो शांति निर्माण का प्रमुख उद्देश्य है उन कारकों को हल करना जो संघर्ष को जन्म देते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो संघर्ष को जन्म देते हैं स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं गरीबी, असमानता है आपकी, मानव अधिकारों का उल्लंघन है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं इन सब के कारण संघर्ष का जन्म होता है और इन कारणों के समाधान से शांति की स्थिरता संभव होती है। फिर आपका दूसरा है संघर्ष से प्रभावित समुदायों का सशक्तिकरण करना। तो यह प्रक्रिया क्या करती है कि जो भी स्थानीय समुदाय होते हैं उन्हें सशक्त बनाती है ताकि वे खुद ही शांति और विकास में सक्रिय भागीदारी कर सकें। तो यहाँ पर बात आती है उन लोगों के सशक्तिकरण की जो कि संघर्ष से क्या रहते हैं, प्रभावित रहते हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित भी किया जाता है। फिर आता है संविधान का निर्माण करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी एरियाज संघर्ष से इफेक्टेड रहते हैं वहाँ पर पीस लेकर आने के लिए वहाँ पर संविधान का भी निर्माण किया जाता है ताकि जो कानून है वो समावेशी कानून बन सके, और मजबूत जब कानून होगा तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और नागरिकों के बीच में जो समानता है वो भी आएगी। तो शांति निर्माण में मजबूत और समावेशी कानूनी ढांचे का जो है निर्माण किया जाता है जो सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो जब भी संविधान बनाया जाता है तो संविधान के अंदर ऐसी समावेशी नीतियां बनाई जाती हैं जिसमें सभी जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो, और ये न्याय को भी सुनिश्चित करता है संविधान। तो न्यायिक प्रक्रिया की पुनर्स्थापना के साथ साथ पूर्व संघर्षियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम भी शुरू किए जाते हैं। वो लोग जो संघर्ष से इफेक्टेड हैं उनके लिए कौन से कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे स्टूडेंट्स, पुनर्वास कार्यक्रम भी शुरू किए जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक और सांस्कृतिक सुलह। तो पीस बिल्डिंग के अंदर राजनीतिक और आर्थिक पुनर्निर्माण पर ही ध्यान नहीं देना बल्कि जो समूह जिनमें सामाजिक या सांस्कृतिक तौर पर टकराव थे उनके बीच में सुलह भी करवाई जाती है, जिसमें विभिन्न समुदायों के बीच सामूहिक समझ और एकता की ओर बढ़ने का प्रयास किया जाता है।
देन है आपका दीर्घकालिक दृष्टिकोण। तो शांति निर्माण केवल तत्काल संघर्ष को खत्म करने की कोशिश नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी शांति के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाता है। तो शांति निर्माण में केवल करंट सिचुएशन को खत्म करना ही नहीं रहता, इसमें एक चीज ये रहती है कि लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म शांति स्थापना हो सके, इस पर ध्यान दिया जाता है। फिर यहाँ पर आप संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के बारे में बताएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका शांति निर्माण में महत्वपूर्ण होती है। तो जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनका एक बड़ा रोल रहता है शांति निर्माण में, क्योंकि वो शांति स्थापित करते हैं, पुनर्निर्माण जो कार्यक्रम है उनमें भी मदद करते हैं और स्थानीय संगठनों के साथ साझेदारी में भी कार्य करते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एग्जाम में टिप्पणी करने के लिए आता है। तो आपको यहाँ पर टोटल रेवोल्यूशन के बारे में बताना है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति का तात्पर्य किसी समाज में मौलिक, सर्वगीण और गहरे स्तर पर बदलाव लाने से है। ठीक है, तो किसी भी समाज में जो बदलाव है वो गहरे स्तर पर आएगा। यह केवल सरकार के रूप में राजनीतिक बदलाव की बात नहीं करता, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन की आवश्यकता है, इस पर क्या करता है, जोर देता है कि समाज के हर एक क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक और धार्मिक हर एक क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए। इसका उद्देश्य है असमानताओं, अन्याय, शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ व्यापक संघर्ष करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद हम संपूर्ण क्रांति की जो अवधारणा है, इसके प्रमुख योगदान के बारे में देखते हैं। तो भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वहां पे हमारे नेता जो है जयप्रकाश नारायण, उनके द्वारा इस अवधारणा को लाया गया था। उन्होंने क्या विचार प्रस्तुत किया कि केवल राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन नहीं, केवल राजनीतिक सत्ता आप चेंज कर दोगे, ब्रिटिशर्स को भगा दोगे, इंडियंस को ले आओगे, तो इतना काफी नहीं है, बल्कि आपको समाज के हर क्षेत्र में समानता, न्याय और बुनियादी अधिकार जो है वो लेकर आने पड़ेंगे। तो उनके अनुसार यह क्रांति पारंपरिक सत्ता संरचनाओं को चुनौती देती है और नए समाज की स्थापना हमें करनी पड़ेगी। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, समाज के अंदर न्याय लेकर आना, जो भी लोग गरीब हैं, कमजोर हैं, हाशिए पर हैं, उन सभी के लिए न्याय लेकर आना, समाज में समानता और अधिकारों की गारंटी देना इसका उद्देश्य है। फिर शक्ति का विकेंद्रीकरण भी इसका एक उद्देश्य है कि जो शक्ति है वह केवल केंद्र के पास ना रहे, बल्कि जो शक्ति है उसका बंटवारा हो, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर शक्ति का बंटवारा हो, ताकि जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो और भी ज़्यादा सशक्त हो सके। क्योंकि जब शक्ति का बंटवारा हो जाता है तो यह लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। देन ये बात करते हैं आर्थिक पुनर्निर्माण की। तो गरीब और जो श्रमिक वर्ग है उनके लिए संसाधनों और अवसरों का भी न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। तो संपूर्ण क्रांति का विचार अब भी सामाजिक आंदोलन और आंदोलनों के भीतर प्रकट होता है, जो समग्र बदलाव की ओर अग्रसर है। तो संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है, समग्र बदलाव करना। ओके स्टूडेंट्स, देन आप इसके नकारात्मक पक्ष भी बताएंगे कि ये जो है कभी कभी हिंसा और अस्थिरता का भी कारण बन सकती है, क्योंकि जब भी संपूर्ण बदलाव लाया जाएगा तो हिंसा भी हो सकती है और समाज में जो है थोड़ा सा अस्थिरता भी आ सकती है। जो संपूर्ण क्रांति है वो समाज में गहरे बदलाव की प्रक्रिया है, जिसमें ना केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलावों की आवश्यकता होती है, ताकि सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें। तो जो भी वर्ग है, सभी वर्गों के लिए क्या आ सके, समानता आ सके और बदलाव जो है आर्थिक, राजनीतिक हर एक क्षेत्र में आए, ये संपूर्ण क्रांति कहती है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं, वो इसी वीडियो से पहले हमने अपलोड की हुई है हमारे चैनल पर। और ये हमारी क्लास 2 थी, इसके बाद क्लास 3 भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आपके जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग कवर करें। इसके अलावा अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वो मिलेगा आपको हमारी वेबसाइट हिंदुस्तान नॉलेज पर।